हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज का जो ये लेक्चर है क्वांटम मैकेनिक्स का, में हम डिस्कस करने वाले हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस। आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस सुना हुआ सा हमारा नाम है। जब हम मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ते हैं या मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर भी, जब हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम ये सेम चीज पढ़ते हैं, आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यूज, या आइगन वेक्टर्स भी बोल सकते हैं आप आइगन फंक्शंस को। तो जब हम आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ते हैं। उस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। वो जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन वहां पर लिखी जाती है, जहां पर हम मैट्रिक्स वगैरह बनाते हैं, उसकी वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जाती है, जहां पर ये जो एक्स है, ये दोनों साइड जो एक्स लिखा हुआ है, इसको हम आइगन वेक्टर नाम देते हैं। और जो ये लैम्बडा लिखा हुआ है यहाँ पर, उसको हम नाम देते हैं आइगन वैल्यू। और ये जो ए होता है, ये वो मैट्रिक्स होता है जिसके साथ जो ये प्रोसेस या जो ऑपरेशन किया जाता है। ठीक इसी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस होते हैं। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो लगभग सेम इक्वेशन है, वैसा ही करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में यहां पर जो ये साई एन है, ये साई एन कहलाता है आइगन फंक्शन या वेव फंक्शन कहलाता है ना। या आइगन स्टेट बोल सकते हो, या जो स्टेट है फंक्शन की वो बोल सकते हो। यहाँ ए ऑपरेटर वो ऑपरेटर है जिसको ऑपरेट कराया जाता है किसके ऊपर, इस फंक्शन के ऊपर। अब जब आप इसको और इसको मैच कराओगे तो आप ये देखोगे कि जो वेक्टर्स है, आइगन फंक्शन है, आइगन फंक्शन की वैल्यू दोनों साइड यानी कि एलएचएस में और आरएचएस में दोनों साइड सेम है। और आइगन वैल्यू एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है। आइगन वैल्यू एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जो क्वांटिटी आई है जिसको हम लैम्बडा लिख रहे हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी आइगन वैल्यू। इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जब मैं ए को ऑपरेट कराऊंगा इस आइगन फंक्शन के ऊपर तो हमें एक वैल्यू मिलेगी। इस वैल्यू के अंदर फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। इस वैल्यू के अंदर फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। और इससे जो मल्टीपल होगी जो स्केलर क्वांटिटी, उस स्केलर क्वांटिटी को हम नाम देते हैं आइगन वैल्यू। ठीक है, तो ये जो लैम्बडा है इसको हम नाम देते हैं आइगन वैल्यू। एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जबकि जिस फंक्शन के ऊपर हमने ऑपरेशन कराया है वो फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, और वो फंक्शन जो है वो कहलाता है आइगन फंक्शन। इस इक्वेशन का यूज करते हुए हमें क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बहुत मैंने कॉम्प्लेक्स करके इसको नहीं बताया, बहुत आसानी के साथ आपको इसको बता दिया है मैंने। अब इसके कुछ थोड़े से और चीजें हम देख लेते हैं, जैसे कि ऑर्थो नॉर्मल आइगन फंक्शंस। ऑर्थोगोनलिटी, ऑर्थोनॉर्मलिटी का कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। तो जब हम बात करते हैं ऑर्थोनॉर्मलिटी की, तो यहाँ पर हमारे पास दो वेव फंक्शंस होते हैं। एक होता है साई एन और एक होता है साई एम। यदि ये दोनों सेम है ना, एम और एन सेम है, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाती है, अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। और यदि हम इसको ब्रैकेट नोटेशन में लिखें तो ब्रैकेट नोटेशन में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल में आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू है क्या। जैसे कि मेरे को एक ऑपरेटर दिया है d2/dx2, इसको मेरे को ऑपरेट कराना है इस वेव फंक्शन के ऊपर, साई एन एक्स के ऊपर। हमें इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, मेनली जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है हमारे पास, वो इक्वेशन क्या है कि जब आप ऑपरेट कराएंगे फंक्शन के ऊपर, किसी भी फंक्शन के आप ऊपर ऑपरेट कराएंगे तो आपको कुछ इस तरह की कंडीशन मिलेगी। यहाँ पर लैम्बडा जो होगा उस लैम्बडा को हम कहेंगे आइगन वैल्यू, और साई एक्स जो होगा उसको हम कहेंगे आइगन फंक्शन। अब यहाँ पर ऑपरेटर क्या है, d2/dx2। तो d2/dx2 को मैं ऑपरेट करा रहा हूँ साई एन एक्स के ऊपर, यानी कि मैं इसको ऑपरेट करा रहा हूँ ae⁻²x के ऊपर इसको ऑपरेट करा रहा हूँ। तो यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन है, तो डबल डिफरेंशिएशन वाला ही हमें प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर d/dx मैंने एक बार बाहर लिख लिया इसको, एंड देन उसके बाद पहले मैंने इसको d/dx, ये वाला, इसको दो पार्ट में हम तोड़ सकते हैं। तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया ae⁻²x। पहले इसके लिए मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ। तो इसके लिए जब आप इसको सॉल्व कराएंगे तो क्या बनेगा यहाँ से, तो सबसे पहले ये जो ब्रैकेट वाला ऑपरेंट है इसको हम सॉल्व कराएंगे। तो ये हमारे पास क्या बन के आएगा, d/dx एज इट इज लिख दो, और जब इससे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा -2a, और ये बन जाएगा e⁻²x। इसके बाद वापस से इसको इसके ऊपर ऑपरेट कराओगे तो यहां से बनेगा ये 4, और ये a और ये e⁻²x। तो आप देखो ध्यान से, तो यहाँ फंक्शन पहले भी ae⁻²x था और अभी भी फंक्शन ae⁻²x है। तो यहाँ पर जो आइगन वैल्यू आ गई, यहाँ पर जो आइगन वैल्यू हमें मिल गई, वो आइगन वैल्यू कितनी मिल गई, 4। तो हमें जो यहाँ पर आइगन वैल्यू मिली है वो कितनी आएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत इजी से टास्क है, कोई बहुत बड़ा यहाँ पर काम हमें नहीं करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, इसमें बोला है द ऑपरेटर x प्लस d/dx हैज द आइगन वैल्यू अल्फा, डिटरमाइन द करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन।
मान लेते हैं करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन जो है वो साई है और जो आइगन वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है वो अल्फा है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे एक्स प्लस डी अपॉन डी साई, एक्स प्लस डी अपॉन डी साई। ये कितना हो जाएगा, साई प्लस अल्फा साई, है ना, जो इक्वेशन है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखा जाएगा एक्स साई प्लस ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी साई अपॉन डी एक्स, और ये हो गया अल्फा वाई। ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा डी साई अपॉन डी एक्स। यहां से ये क्या बन जाएगा, साई कॉमन अगर आ जाएगा तो ये बन जाएगा अल्फा माइनस एक्स। अब ये वेरिएबल सेपरेबल वाला कॉन्सेप्ट हो गया, तो वेरिएबल सेपरेबल के अकॉर्डिंग इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा डी साई अपॉन साई और इक्वल्स टू इसके आरएचएस में क्या आ जाएगा, आरएचएस में आ जाएगा अल्फा माइनस एक्स और डीएक्स। आरएचएस में क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस एक्स डीएक्स। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो यहां बन जाएगा एल एन साई। एल एन साई बनने के बाद यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा अल्फा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और कांस्टेंट। कांस्टेंट को मैं एल एन के फॉर्म में लिख लेता हूं, साई नॉट के फॉर्म में लिख लेता हूं। अब हम करेंगे इसको ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करेंगे तो एल एन साई अपॉन साई नॉट। ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये कैसे लिख दिया। मैंने लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है, लॉग ए माइनस लॉग बी वाली प्रॉपर्टी मैंने यूज की है। यहां से हो गया अल्फा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। फर्दर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, तो फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, ये बनेगा साई इक्वल्स टू साई नॉट एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये हमारे पास क्या आ गया, वेव फंक्शन आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका वेव फंक्शन आ गया। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इस क्वेश्चन को वापस कर लेना। हालांकि मैं जितने भी आपको क्वेश्चंस कराता हूं वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो सारे ही क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है फाइंड द कांस्टेंट बी व्हिच मेक्स ई पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर एन आइगन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर d2 अपॉन dx2 माइनस बी एक्स स्क्वायर। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। तो विच मेक्स ई पावर माइनस अल्फा स्क्वायर, यानी कि ये फंक्शन है, तो इसके ऊपर ऑपरेट कराना है हमें ये वाला ऑपरेटर। तो मैं इसको अकॉर्डिंग टू हमारी इक्वेशन जो है उसके अकॉर्डिंग सेट करूं, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा d2 अपॉन dx2 माइनस बी एक्स स्क्वायर, और इसको ऑपरेट कराना है किसके ऊपर, ई पावर माइनस अल्फा एक्स के एक्स स्क्वायर के ऊपर ऑपरेट कराना है। तो ये बी वाला तो कांस्टेंट है, इसको ऑपरेट कराएंगे तो ये 2 बार ऑपरेट होगा क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन है। तो पहले मैंने लिख दिया d अपॉन डी एक्स, और d अपॉन डी एक्स को मैं ऑपरेट करा दूं किसके ऊपर, ई पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर के ऊपर, और ये जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे सिंपल, तो ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, ये हो गया ई पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। करेक्ट। सबसे पहले इसको ऑपरेट करा के लिखूं तो ये एज इट इज लिखा रहेगा d अपॉन डी एक्स, और इसको ऑपरेट जब हम कराएंगे तो यहां पर सबसे पहले तो आएगा माइनस अल्फा, फिर बनेगा ये ई पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, और अब आप करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का कितना बनेगा, ये 2x बनेगा। तो ये तो पहला ऑपरेशन हो गया, ये हो गया माइनस बी एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर। नाउ अब ये जो d अपॉन डी एक्स है इसको ऑपरेट कराना है, पर अब यहाँ पर जो ये है ये 2 फंक्शंस हो गए, एक x में हो गया ई पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर में हो गया। तो यहाँ पर जब इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो यूवी मेथड से करोगे, एक बार एक को कांस्टेंट करोगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करोगे, फिर जिसको आपने डिफरेंशिएट किया था उसको कांस्टेंट करोगे, और जिसको कांस्टेंट किया था उसका डिफरेंशिएशन करोगे। यानी कि ये कुछ इस तरह से होगा कि पहले यदि आप अल्फा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा, अल्फा तो बाहर आएगा, तो यहां पर कुछ इस तरह से बनेगा, ये बनेगा 4x स्क्वायर भाई 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, 4x स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर जब आपने 2x को कांस्टेंट रखा। अब 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो ई पावर अल्फा माइनस वाला कांस्टेंट हो जाएगा पूरा, तो माइनस आना ही है, तो ये आएगा -2 अल्फा ई पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, और ये b वाले पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो b वाला क्या लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा b एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। अब यहां से कॉमन निकालो, कॉमन क्या निकल रहा है, सब पूरे में से कॉमन निकल रहा है अल्फा एक्स स्क्वायर, तो एक तो पहले ये कॉमन निकाल के रख दो, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस, यहां से मैंने लिख दिया बी एक्स स्क्वायर, इसको मैंने पहले लिख दिया, और ये हो गया माइनस ऑफ 2 अल्फा और ई पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ये पूरा कॉमन चला गया। अब यहां से मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालता हूं, इसमें से कॉमन निकालेंगे एक्स स्क्वायर को, तो ये बनेगा 4 अल्फा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सॉरी, ये बनेगा माइनस बी, और यहां पर ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा,
और ई पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। अब यहां पर ये ऑपरेटर है जिसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये एक्स स्क्वायर से क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से इंडिपेंडेंट हो, उसके लिए 4 अल्फा स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू आप जीरो कर दो। 4 अल्फा स्क्वायर माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारे पास बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4 अल्फा स्क्वायर, है ना। क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 अल्फा स्क्वायर। तो ये रिक्वायर्ड वैल्यू है बी की ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बी इक्वल्स टू 4 अल्फा स्क्वायर। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर डी अपॉन डी एक्स। ऑपरेटर डी अपॉन डी एक्स के आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन हमें निकालना है। कैसे करें, तो सबसे पहले ऑपरेटर है हमारे पास डी अपॉन डी एक्स। लेट सपोज कोई आइगन फंक्शन है साई, आइगन फंक्शन हमने साई कंसीडर कर लिया और मान लेता आइगन वैल्यू आ रही के। तो हमारे पास जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास ये वैल्यू आनी चाहिए, हमारे पास ये वैल्यू आनी चाहिए, है ना, ये वाली। तो ये जो के है, ये के को हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, आइगन वैल्यू। ये है आइगन वैल्यू और जो साई एक्स है वो क्या है, वो है आइगन फंक्शन। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा डी साई एक्स अपॉन साई, और यहां क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा के डी एक्स। तो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा एल एन साई, और ये फिर क्या बनेगा, ये बनेगा के एक्स, और ये क्या बनेगा एल एन सी। तो यहां से जब हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करेंगे तो यहां से बन जाएगा साई इक्वल्स टू सी ई पावर के एक्स, साई इक्वल्स टू सी ई पावर के एक्स। तो यहां पर हम दो कंडीशन बनाएंगे। दो कंडीशन कौन कौन सी बनाएंगे, केस फर्स्ट, पहले बनाऊंगा मैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में मैं ये लिखूंगा जब के जो है, के जो मल्टीप्लिकेशन में है आइगन वैल्यू, वो रियल वैल्यू दे रहा है, यानी कि वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो व्हेन के इज रियल, व्हेन के इज रियल एंड पॉजिटिव, तो उस केस में जो हमारे पास फंक्शन है फाई सी ई पावर के एक्स, तो ये फिजिकली नॉट एक्सेप्टेबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब मैं x को अप्रोच कराऊंगा प्लस इनफाइनाइट की तरफ, x को अप्रोच कराऊंगा प्लस इनफाइनाइट की तरफ, तो फंक्शन अप्रोच करेगा किधर की तरफ, इनफाइनाइट की तरफ। और जब मैं x को अप्रोच कराऊंगा माइनस इनफाइनाइट की तरफ, तो फंक्शन अप्रोच करेगा जीरो की तरफ। तो यहां पर फंक्शन अप्रोच कर रहा है किधर की तरफ, इनफाइनाइट की तरफ। तो ये नॉट फाइनाइट वैल्यू, नॉट फाइनाइट वैल्यू, नॉट फाइनाइट वैल्यू है, इसका मतलब ये फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो नॉट एक्सेप्टेबल, तो ये जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है ये नॉट एक्सेप्टेबल है फिजिकली, यानी कि ये एक्सेप्टेबल यहां पर नहीं हो रहा है। सेकंड कंडीशन, यदि मैं के को क्या कंसीडर कर लेता हूं, इमेजिनरी ना, तो केस टू मैं कंसीडर कर लूं व्हेन के इज इमेजिनरी, के की वैल्यू इमेजिनरी है ना। तो उस केस में क्या होगा भाई, अगर नेगेटिव बनाओगे, अगर के की वैल्यू आप नेगेटिव मानते हो, रियल एंड नेगेटिव मानते हो, रियल एंड नेगेटिव मानते हो, तो उस केस में जब आप के की वैल्यू नेगेटिव डालोगे, माइनस इनफाइनाइट डालोगे, तो भी फंक्शन की तरफ अप्रोच कर जाएगा इनफाइनाइट को, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यानी कि अगर आप ऐसा लिखते हो v इक्वल्स टू सी माइनस के एक्स, तो भी ये नॉट एक्सेप्टेबल है, तो भी ये नॉट एक्सेप्टेबल है, क्योंकि यहां पर भी ये कौन सी वैल्यू दे रहा है, जो फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रही है। यहां पर भी जैसे ही आप माइनस इनफाइनाइट डालोगे तो ये फंक्शन फाइनाइट नहीं होगा। तो हमने इसकी वैल्यू को क्या लिख लिया, इमेजिनरी लिख लिया। इमेजिनरी यानी कि के की वैल्यू को हम मान लेते हैं आयोटा ए। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, सी ई पावर आयोटा ए और ये एक्स, आयोटा ए और एक्स। ये जो फंक्शन है ये हमारे पास फिजिकली एक्सेप्टेबल फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आप वैल्यू डालेंगे एक्स की, तो ये कंटिन्यूस भी मिलेगी, फाइनाइट भी मिलेगी, डिफरेंशिएबल भी मिलेगी, और इसका स्क्वायर रूट भी पॉसिबल है। तो ये जो है ये क्या होगा, फिजिकली एक्सेप्टेबल, यानी कि ये हमारे पास यहाँ पर रिक्वायर्ड आइगन फंक्शन होगा, और इसकी जो आइगन वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, जो कि कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आइगन फंक्शन ऑफ द मोमेंटम ऑपरेटर। मोमेंटम ऑपरेटर का हमें आइगन फंक्शन बताना है। तो सबसे पहली बात तो मोमेंटम ऑपरेटर है उसको हम लिख लेते हैं। तो मोमेंटम ऑपरेटर को अगर मैं एक्स के लिए लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स। तो मैं मान लेता हूं कोई वेव फंक्शन है एफ, है ना, वेव फंक्शन है एफ, तो उसके ऊपर इसको ऑपरेट करा दिया, तो एफ एक्स के ऊपर इसको ऑपरेट करा दिया, और मेरे को जो आइगन वैल्यू मिल गई वो आइगन वैल्यू कुछ इस तरह से मिली है, एच कट के और एफ एक्स। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने इसको यहां पर लिख दिया।
पी जो है उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। पी की वैल्यू क्या है, वो है माइनस एच कट डी अपॉन डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू एच कट के, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स। दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, किससे, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ आयोटा से। तो आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस आयोटा स्क्वायर वैल्यू देगा -1, तो प्लस का हो जाएगा। तो ये बन जाएगा एच कट, एच कट ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला एच कट कैंसिल हो गया इससे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास बनेगा, ये बनेगा डी अपॉन डी एक्स, और ये एफ एक्स है ही ऑलरेडी, और ये वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, ये मिलेगी आयोटा के। ये वैल्यू जो मिलेगी हमें, ये वैल्यू कितनी मिलेगी, ये मिलेगी आयोटा के, और एफ एक्स यहाँ पर एज इट इज रहेगा। फिर इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अब यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल का हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो वेरिएबल सेपरेबल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो डी एफ एक्स अपॉन एफ, डी एफ एक्स अपॉन एफ, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा के डी एक्स, है ना, आयोटा के डी एक्स। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट कर दिया मैंने, इंटीग्रेट कर दिया तो ये बन जाएगा एल एन एफ, एल एन एफ, ये क्या बनेगा, ये बनेगा आयोटा के एक्स, और इसको लिख दिया मैंने एल एन सी, एल एन सी मतलब कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये बन जाएगा एल एन एफ अपॉन सी, ये वैल्यू जो है ये बन जाएगी एल एन एफ अपॉन सी, और ये हो जाएगा आयोटा के, और यहाँ पर ये एक्स एल ऑलरेडी है ही, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ई पावर में आ जाएगा ये कांस्टेंट सी, और ये हो जाएगा ई पावर आयोटा के एक्स, ई पावर आयोटा के एक्स, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आइगन फंक्शन हो जाएगा इसका मोमेंटम ऑपरेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है आइगन फंक्शन ऑफ द फ्री पार्टिकल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है उसका हमें आइगन फंक्शन बताना है। तो आइगन फंक्शन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का आप कैसे बता सकते हैं, अब जब हम आइगन फंक्शन की बात करते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की, तो ये हमें या तो हमने यूजी में पीजी में पढ़ा है, तो हमें पता है कि जब हम इसको ऑपरेट कराते हैं तो हमें एनर्जी आइगन वैल्यूज मिलती है, और नहीं पता है तो जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे। भी फिलहाल ये जान लो आप कि जब हम इसको ऑपरेट कराते हैं तो हमें जो आइगन वैल्यूज मिलती है तो वो एनर्जी आइगन वैल्यू मिलती है। यानी कि अगर मैं कोई फंक्शन मान लेता हूँ साई, और उसके ऊपर इसको ऑपरेट कराता हूँ तो मेरे को जो आइगन वैल्यू मिलेगी वो एनर्जी आइगन वैल्यू मिलेगी। तो ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी। तो अब एच की वैल्यू मैंने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी, एच की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी तो ये हो गया माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, और ये d2, तो ये हो गया d2 साई अपॉन dx2, और e एज इट इज है यहाँ पर, और e साई। इसको ट्रांसपोज करेंगे, हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये लिखा जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ये लिखा जाएगा d2 साई अपॉन dx2, और ये इधर आएगा तो ये होगा माइनस e साई इक्वल्स टू 0। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि माइनस खत्म हो जाएगा, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से बनेगा d2 साई अपॉन dx2 प्लस ये बन जाएगा हमारे पास 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, ये हो गया साई इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के हमें रूट्स निकालने हैं, तो इसके रूट कैसे हम निकालेंगे, दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास दो बनते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये बन रहा है, तो इसको डी स्क्वायर के फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो इसको सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ के, इस वैल्यू को मैं किसके इक्वल मान लूँ, के इक्वल मान लूँ, है ना, या मैं इसको लिख लूँ के स्क्वायर, तो इसको मैंने मान लिया लेट। अब मैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की तरह ट्रीट करूं तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहां से डी स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया माइनस ऑफ के स्क्वायर, यानी कि डी की जो वैल्यू मिलेगी वो मेरे को मिलेगी प्लस माइनस आयोटा के, प्लस माइनस आयोटा के। तो उस केस में जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसे लिखा जाता है, y इक्वल्स टू c1 ई पावर आयोटा के एक्स और प्लस c2 ई पावर माइनस आयोटा के एक्स ना, y इक्वल्स टू c1 ई पावर आयोटा के एक्स और प्लस c2 ई पावर माइनस आयोटा के एक्स, जहां c1 और c2 क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। y की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, फंक्शन है, तो फंक्शन को लिख दोगे, फंक्शन कितना है यहाँ पर साई, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रिजल्ट आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइगन फंक्शन ऑफ थर्ड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ये ठीक वैसे ही होगा जैसे हमने किसका किया था, मोमेंटम ऑपरेटर किया था, है ना। मोमेंटम ऑपरेटर की जगह आप इसको लगा दोगे और सेम वही स्टेप फॉलो करना है जो मैंने मोमेंटम ऑपरेटर के केस में किए थे, करके देखना, हो जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है। जैसे फिर बता रहा हूं, जैसे मैंने मोमेंटम ऑपरेटर के आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू निकाले थे, ठीक वैसे ही इसको सॉल्व करना है। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा, ऑपरेटर चेंज हो गया है।
वहां पर भी माइनस आयोटा एच कट था, यहाँ पर भी माइनस आयोटा एच कट है, वहां पर डी अपॉन डी एक्स था, यहाँ पर डी अपॉन डी फाई हो गया। तो जो फंक्शन है उसको फाई के फॉर्म में ले लेना, आंसर सेम वैसा ही आएगा जैसा कि मोमेंटम ऑपरेटर के केस में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ साई इज बी एन आइगन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर ए with eigenvalue lambda, then it is also eigen function of EA with eigenvalue E lambda। सबसे पहले तो हमें जो गिवन है वो मैं लिख देता हूं। तो गिवन हमें है कि ए ऑपरेटर है साई का, और इसको जब इसके ऊपर ऑपरेट कराते हैं तो हमें जो आइगन वैल्यू मिलती है वो मिलती है लैम्बडा, और यहां पर जो फंक्शन है वो सेम रहना चाहिए। अब यहां पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेंगी, किसकी? मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि यदि ए है मैट्रिक्स, उसके आइगन वैल्यू लैम्बडा है, तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू कितनी होगी? लैम्बडा स्क्वायर। ए पावर एन की आइगन वैल्यू कितनी होगी? लैम्बडा एन। तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर यूज करना है। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि ए पावर एन है, ए पावर एन की आइगन वैल्यू कितनी होगी? लैम्बडा पावर एन। ए पावर एन ऑपरेटर है तो उसकी आइगन वैल्यू कितनी होगी? लैम्बडा पावर एन। अब हमें उसके बाद ये पूछा है कि यदि ऑपरेटर है ई ए, जिसको अप्लाई किया जाए साई के ऊपर, तो आइगन वैल्यू ई लैम्बडा मिलेगी, ये आपको बताना है। तो अब मैं ऑपरेटर को ले रहा हूं, कौन सा? ई ए। तो ई ए ऑपरेटर को मैंने ऑपरेट कराया इसके ऊपर, साई के ऊपर। तो यहां क्या मिलेगा हमें? ई पावर ए का एक्स का जो फॉर्मूला है, ई पावर एक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। उसी तरह से यहां पर भी मैं इसको लिख दूंगा, तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस ए प्लस ऑपरेटर ए स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, ये बढ़ता जाएगा, यानी कि फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 एंड इस तरह से जाता जाएगा। और यहां पर हमारे पास जो फंक्शन आ गया वो आ गया साई। तो इसको मैंने एज इट इज लिख दिया साई यहां पर। मैं इसको साई को मल्टीप्लाई करा देता हूं अंदर, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा साई प्लस ये बन जाएगा ए साई प्लस ये बन जाएगा ए ऑपरेटर स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 साई एंड सो ऑन। ये हमारे पास बन गया। अब यहां पर लिखा हुआ है ए साई इक्वल्स टू लैम्बडा साई, ए पावर एन साई इक्वल्स टू लैम्बडा साई एन। तो ये कॉन्सेप्ट मैं यहां पर यूज करूंगा। इस कॉन्सेप्ट को यहां पर यूज आप करोगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा साई प्लस ये बन गया लैम्बडा साई प्लस यहां पर क्या बन जाएगा? लैम्बडा स्क्वायर साई अपॉन फैक्टोरियल 2। सिमिलरली यहां पर बन जाएगा लैम्बडा क्यूब साई अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। इस तरह से ये चलता जाएगा। तो यहां पूरे में से कॉमन आ गया कितना? या पूरे में से कॉमन आ गया साई। पूरे में से कॉमन साई आ गया तो ये बन गया 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस लैम्बडा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, और ये बन गया साई। तो ये वापस से क्या बन गया? ई पावर लैम्बडा हो जाएगा। तो ये ई का एक्सपेंशन हो गया, तो ये हो गया ई पावर लैम्बडा साई। तो हमने ये देखा कि जब मैंने साई के ऊपर ऑपरेट कराया ई पावर ए ऑपरेटर से, तो हमें जो आइगन वैल्यू मिली वो कितनी मिली? ई पावर लैम्बडा, और यही हमें पूछा गया है ना। तो इट इज हैंस प्रूफ। और ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि इसको ऐसे लिख दिया जाए कि फॉर अ फंक्शन eigenvalue is lambda for operator A, then what will be the eigenvalues if the same function is operated by e power A? तो उस केस में इस तरह का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हमें पैरिटी ऑपरेशन ऑपरेटर आइगन वैल्यू। पैरिटी ऑपरेटर जो होता है, पैरिटी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि जब मैं पैरिटी ऑपरेटर को किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करता हूं तो मेरे को वैल्यू मिल जाती है साई माइनस आर, यानी कि इवन का ऑड का इवन। एक्स की जगह अगर माइनस एक्स रख दे तो हमें वो वैल्यू मिलती है, माइनस एक्स वैल्यू मिल जाती है। तो वो पैरिटी ऑपरेटर का काम होता है। पैरिटी ऑपरेटर मेनली आप पढ़ेंगे जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे, तो वहां पर हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि जब मैं पैरिटी ऑपरेटर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पहली बात तो ये बता दूं, पैरिटी ऑपरेटर को जब किसी फंक्शन के ऊपर लगाते हैं तो वहां पर जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू माइनस से चेंज हो जाती है। अब मैं यदि इसको पी स्क्वायर लिखूं, है ना, यानी कि मैं पी स्क्वायर से ऑपरेट कराऊं इस साई के ऊपर, इससे कैसे ऑपरेट कराएंगे? इसको मैं लिख सकता हूं पी और पी साई आर। और हमने सीखा हुआ है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले राइट टू लेफ्ट चलते हैं। तो पहले इस वाले को सॉल्व करेंगे, इस वाले को सॉल्व करेंगे तो पी साई आर की जो वैल्यू है किसके बराबर है? साई माइनस आर के बराबर है। तो ये क्या लिखा जाएगा? पी साई माइनस आर। अब जब पी साई आर इक्वल्स टू है साई माइनस आर के, तो पी साई माइनस आर किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा साई आर के। इसका मतलब हमारे पास यहां से क्या वैल्यू आ गई? पी साई आर, पी स्क्वायर साई आर इक्वल्स टू साई आर। तो इस ऑपरेटर को ऑपरेट कराया तो फंक्शन तो सेम आया। अब यहां पर आइगन वैल्यू कितनी आ गई है? 1 आ गई है ना। आइगन वैल्यू कितनी आ गई है? 1 आ गई है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि पी स्क्वायर इक्वल्स टू आया है 1।
दैट मीन्स कि p की जो वैल्यू है वो +-1 आ गई। तो जो पैरिटी ऑपरेटर है, पैरिटी ऑपरेटर उसकी जो आइगन वैल्यू है वो क्या है, +-1 है। व्हेन फंक्शन इज इवन, फंक्शन इज इवन, तो जब इवन फंक्शन है तो उसके लिए पैरिटी ऑपरेटर की वैल्यू आएगी +1, और जब फंक्शन क्या है, ऑड, तो जब फंक्शन ऑड है तो उसके लिए पैरिटी ऑपरेटर की वैल्यू आएगी -1। ये आपको ध्यान रखना है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 निकल गए। क्या निकल गए? सबसे पहले तो पैरिटी ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज क्या है, +-1, इसकी आइगन वैल्यूज क्या हो गई, +-1 पैरिटी ऑपरेटर की। दूसरी बात, फंक्शन जब इवन है तो पैरिटी ऑपरेटर की वैल्यू क्या होगी, +1। तीसरी बात, फंक्शन जब ऑड है तो पैरिटी ऑपरेटर की वैल्यू क्या होगी, -1। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइगन स्टेट ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर। तो हमें चेक करना है कि कौन आइगन स्टेट होगी, यानी कि आइगन फंक्शन होगा मोमेंटम ऑपरेटर का। उसको चेक कैसे करेंगे? मैंने कहा कि जब आप ऑपरेट कराएंगे तो फंक्शन की वैल्यू सेम रहनी चाहिए, जैसा कि ये पहला वाला पार्ट है। इससे अगर मैं मोमेंटम ऑपरेटर का मतलब हो गया -i/h डेल अपॉन डेल एक्स, या जो भी आपको डायरेक्शन दिए उसके अकॉर्डिंग। तो जब मैं इसको ऑपरेट कराऊंगा इसके ऊपर पहला वाला मैं चेक कर लेता हूं, तो cos kx प्लस आयोटा साइन kx, इसके ऊपर जब मैं इसको ऑपरेट कराऊं तो फंक्शन की वैल्यू में चेंज नहीं होना चाहिए, आइगन वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो हमारे पास p ऑपरेटर क्या है, -i/h। मैं डेल अपॉन डेल एक्स, डी अपॉन डी एक्स कराता हूं किसके ऊपर, इसके ऊपर cos kx प्लस आयोटा साइन kx, इसके ऊपर इसको ऑपरेट करा। तो इसके ऊपर इसको जब आप ऑपरेट कराएंगे तो क्या बनेगा, यहां पर -i/h एज इट इज रहेगा। सबसे पहले cos kx का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो बनेगा -k sin kx, -k sin kx, और sin kx का जब कराओगे तो वो बनेगा आयोटा k cos kx। ये बन गया। यहां से कॉमन निकाल लो आप, क्या कॉमन निकाल लो, यहां से कॉमन निकाल लो, k कॉमन निकाल लो। तो k कॉमन आपने बाहर निकाल लिया, k और आयोटा से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस आयोटा साइन kx और प्लस आयोटा स्क्वायर, और ये बाहर से माइनस जा रहा है तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा cos kx। यानी कि आप ध्यान से देखें तो फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, फंक्शन की वैल्यू एज इट इज है जो पहले थी, यानी कि यहाँ पर ये आया है। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर अगर आप ऑपरेट कराते हैं तो ये हमें सेम वैल्यू देगा। तो ये ऑपरेटर की, मोमेंटम ऑपरेटर की आइगन स्टेट है। जबकि अगर आप बी को चेक करेंगे तो यहाँ पर फंक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि साइन kx सीधा सीधा आपको दिख रहा है चेंज हो रहा है, cos kx चेंज हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आयोटा नहीं है, यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज हो जाएंगे तीनों, तो यहाँ पर आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम कहानी है, हमें ये चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी आइगन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर आयोटा h कट डी अपॉन डी एक्स। आयोटा h कट डी अपॉन डी एक्स, इससे मेरे को चेक करना है डी अपॉन डी एक्स। तो यहां पर मेरा फंक्शन हो गया e पावर आयोटा के एक्स। अब इसको ऑपरेट कराओ, तो ऑपरेट कराओगे तो ये आयोटा h कट तो एज इट इज, और फिर ये मल्टीपल में आयोटा के है, ये भी बाहर आ गया आयोटा के। तो इसके ऊपर ऑपरेट कराया तो क्या बनेगा, e पावर आयोटा के एक्स ही बनेगा, और यहाँ आयोटा स्क्वायर दे देगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस h कट के और e पावर आयोटा के एक्स। फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। जबकि अगर आप देखेंगे cos kx तो यहाँ चेंज होगा फंक्शन, अब sin kx देखेंगे तो यहाँ फंक्शन चेंज होगा, आप cos 2kx देखेंगे तो यहाँ पर फंक्शन चेंज होगा। दैट मीन्स कि जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी लगभग सेम सा ही क्वेश्चन है, तो cos वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इस तरह के बहुत छोटे छोटे से बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा कि आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट की 2 क्लासेस हैं, जिसके अंदर एक में हम पढ़ेंगे कम्यूटेटर और एक में हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी को वेव फंक्शन के फॉर्म में। उसके बाद हमारा ये वाला जो चैप्टर है वो हो जाएगा फिनिश। इस चैप्टर में हमने जो वेव फंक्शंस के बेसिक पढ़े वो सारे फंक्शन के फॉर्म पे पढ़े, इंटीग्रेंड के फॉर्म में पढ़े, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में पढ़े, ब्रैकेट नोटेशन में भी इन्हें पढ़ा जाता है। तो उनको, इन्हीं चीजों को वापस से हम पढ़ेंगे ब्रैकेट नोटेशन के अंदर किस तरह से डील किया जाता है, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के खत्म होने के बाद। होपफुली जितना भी मैं आपको बता रहा हूं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।